तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन आइए एक नजर 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों पर डालते हैं। दरअसल 2020 के चुनाव में किस गठबंधन को कितने फीसदी वोट मिला था, ये आपको समझाते हैं। 2020 चुनाव में एनडीए महागठबंधन ये दोनों आमने सामने थे, जिनमें 37.26% वोट जो है कि एनडीए को मिला था और महागठबंधन के खाते में 37.23% के आसपास का वोट मिला था। यानी कह सकते हैं कि 0.03% के वोट शेयर का सिर्फ अंतर था। अब जरा पार्टी वाइज भी नजर डालिए तो किस पार्टी को कितने फीसदी वोट मिला था ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि कई पार्टियां कतार में थी और साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, जिनमें विधानसभा चुनाव 2020 में दरअसल आरजेडी को 23.5% वोट मिले थे। ये सूची आपके सामने इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं आप, टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन बीजेपी को 19.8%, जेडीयू को 15.7% और कांग्रेस को 9.6% वोट मिले थे। एलजेपी उस वक्त एक साथ थी, दो धड़े नहीं थे, जिसको 5.8% वोट मिले थे। सीपीआई एमएल को भी 3.2% वोट मिले थे। और आप समझिए कि पार्टी वाइज ये बड़ी पार्टियां हैं जो बिहार में चुनावी मैदान में उतरती हैं। आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिला था, बीजेपी को उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। लेकिन सरकार में मुखिया के तौर पर जेडीयू के ही नीतीश कुमार बैठे। बिहार विधानसभा का मौजूदा गणित भी आपको अब समझाते हैं कि इस वक्त एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार है। आपको दिखाते हैं कि 2020 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। दरअसल विधानसभा चुनाव का जो मौजूदा गणित है वो आप समझिए कि 243 सीटें टोटल हैं इस वक्त बिहार में। बीजेपी के पास इस वक्त 80 एमएलए हैं, आरजेडी के 70 एमएलए 70 सीटें हैं, जेडीयू के पास 45 विधायक हैं और कांग्रेस ने 17 सीटें जीती थी। लेफ्ट के पास भी 15 सीटें हैं। हम यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को भी 4 सीटें मिली थी और IND 2 कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट थे उनको 2 सीटें हैं। ये आंकड़े इस वक्त मौजूदा विधानसभा के भीतर पार्टियों के आधार पर है। अगर आप अलायंसेस को छोड़ देंगे तो व्यक्तिगत पार्टियों के आधार पर ही है। लेकिन अब आपको यह भी दिखाते हैं कि 2020 में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद जो जीते थे उसको हमने आपको दिखाया। तो अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अमित, वाकई में दिलचस्प मुकाबला। अब तो कहिए कि 1 महीना या फिर उंगलियों पर दिन गिनिए जब वोटिंग की डेट आ जाएगी, यानी जिस दिन वोट पड़ेंगे। और आज सबको 4 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग की पीसी होने वाली है। ये जो रस्साकशी इस वक्त चल रही है ये 1.5-2 महीने से शुरू हो गई है। आज के बाद का माहौल कैसा होने वाला है? चूंकि घोषणाएं नहीं होंगी, अब तक खूब फ्री बीज की बातें की जा रही, खूब बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, लेकिन आज से संयमित होकर पार्टियों को सही तरीके से चुनावी मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय। अब देखिए, तारीखों का ऐलान अगले कुछ मिनटों बाद, कुछ 1-2 घंटे के अंदर ही आ जाएगा। पिक्चर साफ हो जाएगा। उसके बाद अब जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां तमाम, जो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सब अपने अपने तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम जिस जगह पे मेरी मौजूदगी है, हम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड के बाहर है और अंदर में लेफ्ट की पार्टियों के साथ अलग अलग तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो ये बैठकें सीट बंटवारे को लेकर है और जल्दी से जल्दी जो जानकारी मिल रही है कि कल ही ये सीटों का जो फार्मूला है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बता दिया जाएगा कि किनको कितनी सीटें दी जाएंगी। हालांकि ये क्लियर नहीं होगा कि किन सीटों पर किनके उम्मीदवार होंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने कई जगहों पे दावेदारी ठोकी है जहां आरजेडी के सिटिंग कैंडिडेट है, जिसपे एक बड़ा नाम हसनपुर का है, जहां पर तेज प्रताप यादव, जहां से वो विधायक है, हालांकि वो पार्टी से निष्कासित किए जा चुके हैं, अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं। तो कांग्रेस वहां पे दावा ठोक रही है। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं आरजेडी की जहां पर या तो कांग्रेस या फिर मुकेश सहनी दावा ठोक रहे हैं। तो ये चीज़ें एनडीए की तरफ भी है, वहाँ भी इसी तरीके से सिर फुटबॉल चल रहा है। जो कैंडिडेट है, या तो जेडीयू के सीट पर बीजेपी दावा ठोक रही है और जहाँ पर बीजेपी है वहाँ पर चिराग पासवान अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ये चीज़ें माझी हो, दोनों ही खेमे में इस तरीके से रस्साकसी चल रही है। लेकिन अब जो है फैसले की घड़ी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे कुछ मिनटों बाद, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो फिर आपको फील्ड में उतरना होगा।
फिर आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते हैं। आप किसी AC DC जगहों पे नहीं बैठ सकते, आपको सीधे फील्ड में तपती धूप में बारिश में जनता के बीच में रहना होगा। तो ये तैयारी अब लगभग आखिरी रूप ले रही है, और चाहे वो NDA हो चाहे वो महागठबंधन हो, सीटों का बंटवारा एकदम अंतिम चरण में है। लेकिन जो पेच कुछ कुछ जगहों पे फंसा हुआ है उससे सुलझाने की कोशिश दोनों ही खेमे में चल रही है। और अभी अभी जो लेफ्ट की पार्टियों से मुलाकात चल रही है तेजस्वी यादव की, उसमें सबसे मजबूत जो कड़ी है वो CPI-ML है संजय। CPI-ML जिसके महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य हैं, जो कई बार लाइफ टाइम से बातचीत में उन्होंने 40 सीटों का दावा ठोका है, जबकि CPM जो है वो 24 सीटों का दावा ठोक रही है, और CPI माफ़ कीजिएगा, और CPM जो है वो अलग 11 सीटों का दावा ठोक रही है। कुल मिलाकर 75 सीटें हो जाती है। तो किसी तरीके से तेजस्वी यादव ने सारे अपने गठबंधन के साथियों को कह दिया है कि आपको चुनाव जीतना है तो फिर समझौता करना पड़ेगा, आपको बड़ा दिल करना पड़ेगा। और जो जानकारी लाइफ टाइम्स के पास है कि 135 से 36 सीटों पर RJD चुनाव लड़ने को तैयार है, यानी कि 7 से 8 सीटें वो छोड़ने को तैयार है। तो वो चाहती है कि कांग्रेस भी बड़ा दिल करे, वो भी 60 से कम सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि बाकी जो सीटें होंगी उसको एडजस्ट करके वो मुकेश सहनी को 14 सीटें दे देंगे। इसके अलावा 3 सीटें वो पशुपति कुमार पारस को देंगे, 1 सीटें जो हेमंत सोरेन है झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें भी देना है। तो तेजस्वी लेकर चल रहे एक बड़े भाई की भूमिका में, एक बड़ी पार्टी है बिहार में महागठबंधन की RJD, तो वो चाहती है कि कहीं भी सीटों को लेकर अगर खींचतान अगर इस तरह से चलती रही, इसका फायदा NDA उठा लेगी। और अभी बहुत काम बाकी है, केवल सीट ही नहीं, उम्मीदवारों का चयन करना जो सबसे पेचीदा सवाल है। RJD के कई ऐसे विधायक है, कल हमने एक स्टोरी भेजी, यहीं से मैंने कल रात में एक स्टोरी भेजी, जहां पे 2 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को हटाने की मांग कर रहे हैं। विरोध हो रहा था, बिल्कुल सही। अमित, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। 2 मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं कि सीट के शेयरिंग को लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट होती है। नवीन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ में रुद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। नवीन जी, मैं आपसे अब सबसे पहला सवाल लेना चाहूंगा, चूंकि अब देखिए कुछ घंटे का समय बाकी है PC को लेकर, 2 घंटे से कम ही हम टाइमर लगातार चला भी रहे हैं, लेकिन चुनाव को लेकर भी समझिए कि 27-28 दिन का ही है कि जब वोट जिस दिन डाला जाएगा। ये पार्टियां समझती हैं जितना करना था और जितना करना बाकी है उस हिसाब से तैयारियां होंगी। आज से चुनावी माहौल भी अलग तरीके से होगा, बड़े बड़े वादे, और मुझे लगता है कि हवाई बातों से अब इतर जमीन पर उतरकर जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। ये जो तैयारी है, अगर 2 फेज में जो बातें सामने आ रही कि चुनाव करवाए जाएंगे, तो बिहार में कैसा असर दिखेगा? पार्टियों के पास कितनी तैयारी का समय होने वाला है, और इस बार बिहार में सियासी माहौल कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले बार जो 3 फेज का इलेक्शन हुआ था, वो देखिए मेरा मानना है कि डेफिनेटली एक फेज में इलेक्शन नहीं होगा, हो भी सकता, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे कराना तो करा सकता है। बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर और नक्सलिज्म का कोई इशू नहीं है, बट जनरली माना जा रहा है कि मोर देन 1 फेज मल्टीपल फेज का इलेक्शन होगा। पार्टियों की तैयारी का जहाँ तक सवाल है, देखिए इस बार सारी पार्टियाँ इलेक्शन के काफ़ी समय पहले से लोग मैदान में कूद गए हैं। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, और तेजस्वी यादव महीनों से ग्राउंड पर हैं। बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार भी काफ़ी दिनों से ग्राउंड पर हैं, और ये आपको जनसुराज के प्रशांत किशोर तो पिछले 2-3 सालों से ग्राउंड पर हैं। तो जहाँ तक पब्लिक के बीच में मैसेज भेजने का सवाल है, एजेंडा क्या है और तैयारी क्या है, मोर और लेस हर पार्टी जो है पब्लिक के बीच में है। ये अब इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो चीज़ बदल जाएगी वो ये होगी कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सीट का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और सीट के अनाउंसमेंट हो जाने के बाद वो बहुत स्पेसिफिक तब कंपेनिंग होता है कि जिस जगह का कास्ट कॉम्बिनेशन कैसा है, वहाँ पर किस नेता को ले जाना है प्रचार कराने के लिए, ये सब चीज़ों की प्लानिंग होने लगेगी, नीटी ग्रिटी का जहाँ तक सवाल है। और मेरा मानना है कि आज के दिन में कि नरेंद्र मोदी की देखिएगा प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी रैली बिहार में होगी, इसलिए कि बिहार में जो बीजेपी के नेता हैं, स्थानीय नेता जो हैं, उन पर प्रशांत किशोर ने काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि धूमिल हुई है। तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भूमिका प्रचार में काफी रहेगी, उसकी भूमिका मजबूत हो। और सिमिलरली आपने ये बिल्कुल प्रेडिक्शन सही किया, क्योंकि ग्राउंड पर इस बात को लेकर चर्चाएं हैं। ठीक है, मैं आता हूं रुद्र जी, आपके पास आ रहा हूं। नीतीश कुमार पिछली बार 45 सीटें जीत पाए थे, बड़े भाई के तौर पर चुनाव लड़ा था, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। खबर है कि इस बार भी बीजेपी उनको बड़े भाई के तौर पर ही रिप्रेजेंट कर रही है, और हो सकता है कि इस बार भी 1-2 सीटों का ही अंतर रहे
रहे और ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन नीतीश की भूमिका पिछले बार से लेकर अब में 5 साल में बहुत परिवर्तित हुई है। कई आरोप लगे हैं। पहली बार देखा गया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार खजाना खोल के चुनाव आते ही सारी चीजों का ऐलान करते दिखाई दे रही है। क्या प्रेशर इस वक्त है नीतीश कुमार की पार्टी के ऊपर भी? जी बिल्कुल प्रेशर है। कारण क्या है कि जैसे अभी नीतीश कुमार जी की स्थिति आप देख रहे हैं उम्र के हिसाब से, और जो उनकी कार्यशैली थी वो उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5 साल पहले उनकी एक्टिविटी बड़ी अलग हुआ करती थी, तो इससे पार्टी में तो असमंजस की स्थिति है। और सबसे बड़े पार्टी के नेता वही हैं, उन्हीं के नाम पर वोट मिलता है और उन्हीं के नाम पर सारे समीकरण ही होते हैं, तो ये एक समस्या है। हाँ, ये अलग बात है कि उनके सहयोग में बीजेपी जो है बड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है। कारण क्या है कि पिछले बार के अगर हम चुनाव को देखेंगे तो पिछले बार के चुनाव में तेजस्वी ने बहुत बड़े तरीके से मुद्दा उठा दिया था, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और बहुत सारे मुद्दों को। लेकिन इस बार अगर आप चुनाव को देखेंगे तो विपक्ष कहीं न कहीं एसआईआर को लेकर ही 3-4 महीने से फंसा हुआ है और वो इतना इफेक्ट नहीं डालने वाला है इस चुनाव को लेकर के। तो अब जो चुनाव की अब रणनीति की हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये अगले 1 महीने जो हैं वो कौन सी पार्टी अपने वादों के साथ, अपनी रैलियों के साथ, अपने जो भी प्रचार तंत्र के साथ जनता पर ज्यादा प्रभावी तरीके से हावी हो जाएगी, वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार बिहार के चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल, जैसे सत्ता पक्ष के तो मान लीजिए कि 20 साल से सरकार चल रही है, उनके तो अपने वादे और अपने विकास की चीजें गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विपक्ष के पास जो मुद्दे होने चाहिए थे जो सरकार को घेरने के लिए, मुझे लग रहा है ये पिछले 5 सालों में वो घेर नहीं पाए हैं। कारण क्या है कि इस 5 सालों में आपने देखा होगा 2 साल तो उनके साथ सरकार में ही थे, फिर ये इंडिया गठबंधन के नेतृत्व नीतीश जी कर रहे थे। तो इस सारे चीजों में क्या हुआ कि वो विपक्ष ने मजबूती से साथ नीतीश जी को नहीं घेर पा रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो अगर उस स्थिति में विपक्ष अपनी चीजों को नहीं मजबूती से कर पाएगा तो मुझे लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल चुनाव की तरफ जा रही है बीजेपी और नीतीश जी की सरकार। कारण क्या है कि आपको मुद्दे चाहिए होते हैं। किसी जमी हुई सरकार को उखाड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए आपके पास कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए कि जो बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रहा है, जैसे पिछली बार बेरोजगारी का था। वक्त आ गया, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, ग्राउंड पर भी एक बार चलते हैं और अमित भी हमारे साथ है। अमित, अगर आपको लगे कोई सवाल आपके मन में तो आप भी पूछ सकते हैं हमारे मेहमानों से। जरा ये बताइए, कहा जा रहा है कि ग्राउंड, जैसे रुद्र जी बता रहे थे कि ग्राउंड पर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर तेजस्वी उस एग्रेसिव मोड में आ नहीं पाए। एसआईआर का मुद्दा हुआ, फिर वोट चोरी का मुद्दा हुआ, इन्हीं तमाम चीजों में ये नेशनल एक तरह से मुद्दा था जिनको लेकर वो लगातार उसी में फंसे रह गए। क्या वाकई में नीतीश कुमार की सरकार को विपक्ष घेरने में असफल रहा है या फिर चुनौतियां कड़ी मिल रही हैं और दबाव इस बात को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी पर है कि वो जो 45 ग्राफ गिरकर आ गया था, इस बार अगर उससे ऊपर नहीं गए तो पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा? देखिए, इस बार के चुनाव में संजय 2 चीज़ें काफ़ी अहम है। एक तो कि जो पहली पीढ़ी के जो नेता रहे, जो 2005 से 20 के बीच में रहे, 25 का चुनाव चल रहा है, वो पीढ़ी अब थक चुकी है। यानी कि लालू प्रसाद यादव नहीं, अब फ्रेम में तेजस्वी यादव है। अब उनके एक रणनीतिकार है, संजय कुमार है। और नीतीश कुमार के साथ क्या है कि जिस अवस्था में है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा है, तो जो सोशल इंजीनियरिंग का महारत हासिल था नीतीश कुमार के पास, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ेगी और इस बार के चुनाव में इसका बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी लालू यादव पीछे से रिमोट से उन्हें सलाह देते हैं तेजस्वी यादव को। इसके कारण से कई जगहों पर आप देखिएगा, जैसे तेजस्वी यादव ट्रैक से उतर गए थे। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से तेजस्वी यादव को अपने साथ घुमाया, वो तेजस्वी यादव को नहीं करना था। ये जानकारी हमको आरजेडी के बड़े नेताओं ने दी कि भाई जिस मुद्दे को लेकर आप चल रहे थे, पलायन का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, वो बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भले तेजस्वी यादव खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि आपके ऊपर भी कई इल्जाम है, लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, पलायन का, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, इसको लेकर आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आपको ट्रैक से उतारकर राहुल गांधी ने बड़े अच्छे तरीके से तेजस्वी यादव का इस्तेमाल किया, उनकी पार्टी, उनके झंडे, उनके कार्यकर्ता का इस्तेमाल किया। और इसी का नुकसान अभी तेजस्वी यादव झेल रहे हैं, जो अंदर में बैठ के मंथन कर रहे हैं। क्योंकि पहले तक 50 से 54 सीटों पर कांग्रेस तैयार हो चुकी थी, अब वही कांग्रेस 10 सीटें बढ़ाकर 65 सीटें मांग रही है। तो ये कहीं ना
ना कहीं तेजस्वी यादव का नुकसान हुआ है। आखिर कहां से सलाहें आती हैं ये हम कभी कह पाना ठीक है, बिल्कुल मुश्किल है, सही आपने लेकिन कहा अमित, लालू प्रसाद ये यादव- बात आपने बहुत सही बोली है कि जनरेशन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है राजनीति में, बिहार की राजनीति में। क्या इसका असर युवाओं पर और बिहार के वोटरों पर इस बार पड़ने वाला है? क्योंकि पुरानी पीढ़ियां अब धीरे धीरे जा रही हैं, नई पीढ़ी उनकी जगह लेती जा रही है। मैं सवाल का जवाब नवीन जी से लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा, ये मंथन लगातार जारी रहेगा। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। लोकमत के सबसे लोकप्रिय नेता, आइए मेरे साथ। अरे शुरू से सरकार बनी ना बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है, अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है। अब रास्ता सीख लो भाई, अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य को $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश और रक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। सरकार के प्रयासों से यूपी को अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतारा गया है। इससे 60 लाख युवाओं को रोजगार मिला है और लाखों परिवारों को स्वरोजगार के अवसर मिले हैं। राज्य में हरदोई, कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर और गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, यूपी अब 96 लाख सक्रिय इकाइयों के साथ देश का सबसे बड़ा MSME हब बन गया है। इसके अलावा आगरा से लेकर चित्रकूट तक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो गया है, जिससे प्रदेश को रक्षा उद्योग क्षेत्र में एक नई पहचान मिल रही है। निवेश की धार, रक्षा की दीवार, बन रहा विकसित उत्तर प्रदेश का आधार। आज होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान। शाम 4 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आचार संहिता हो जाएगी लागू। सीएम नीतीश कुमार ने किया पटना मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन। ट्रेन में मुख्यमंत्री ने किया सफर। 6 नए स्टेशनों और 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग की रखी आधारशिला। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं पर सौगातों की बारिश। महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख और लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर। सीएम नीतीश ने जारी किया पैसा। जलपाईगुड़ी में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू पर हमला। काफिले पर चले पत्थर, चप्पल, जूते और लाठी डंडे। बीजेपी ने बंगाल में टीएमसी को बताया जंगल राज।
चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाला आरोपी हिरासत में। पेशे से वकील राकेश किशोर से पुलिस कर रही है पूछताछ। खजुराहो मूर्ति याचिका खारिज होने से नाराज बताया जा रहा है आरोपी। जहरीले कफ सिरप को लेकर लखनऊ में एक्शन। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर्स और सरकारी अस्पतालों में की छापेमारी। संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। लोकमत के सबसे लोकप्रिय नेता आइए मेरे साथ। अरे शुरू से सरकार बनी ना बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है। एक मंत्र याद करना है, एक रास्ता। जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। तो बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे पीसी करने वाली है, लेकिन आपने देखा जिस तरीके से माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और साथ में बिहार में इस बार चुनावी मैदान में एक नए खिलाड़ी की एंट्री के बाद भी माहौल कुछ और गर्मा गया, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं पर जो आरोप लगाए गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ से, जी हां, ये नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर है जिनका असर इस बार कहा जा रहा है कि कुछ हद तक तो जरूर पड़ने वाला है। लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं उसके बाद बीजेपी के खेमे में इस वक्त चिंताएं बढ़ गई और यही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार हो सकता है कि दौरा ज्यादा हो, अमित शाह का दौरा ज्यादा हो, ताकि डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, अमित की जनरेशन शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है और प्रशांत किशोर भी उसमें फिट बैठते दिखाई दे रहे हैं, और नवीन जी हमारे साथ है लगातार, इसके अलावा रुद्र जी लगातार बने हैं और अमित भी हमारे साथ है। नवीन जी, इस सवाल के साथ ही मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगा, ये सही बात है कि पूरे देश के भीतर पीढ़ी शिफ्ट हो रही है, राजनीति में दूसरे दिशा में भी तमाम जो नए युवा हैं वो आ रहे हैं। नीतीश कुमार पुरानी पीढ़ी के, लालू प्रसाद यादव पुरानी पीढ़ी के, कुछ नेता बिहार से जो अब नहीं रहे राजनीति में, और लोग ये समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर भविष्य दिखना है तो युवाओं के हाथ में ये सौंपना पड़ेगा। प्रशांत किशोर की भूमिका, तेजस्वी यादव की भूमिका और नीतीश कुमार को लेकर जो नैरेटिव इस वक्त बना है, इसको कैसे समझेंगे? देखिए, आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देना चाहेंगे कि 5 साल में पिछले इलेक्शन और इस इलेक्शन के बीच में क्या बदला है। बदला ये है कि आप अगर पिछले इलेक्शन में 0.03% का डिफरेंस था, उस समय से लेकर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है। नीतीश कुमार का, आपने जैसा कहा कि ओल्ड एज में गए हैं, केवल ओल्ड एज का सवाल नहीं है, नीतीश कुमार काफ़ी अस्वस्थ हैं और वो रोज़ दिखाई देता है। नहीं तो पहले जब भी बिहार में इलेक्शन होता था, कई इलेक्शन में साथ साथ हम लोग नीतीश कुमार के साथ जाते थे, हम लोग उनके चौपर में, और इलेक्शन में उनका कैंपेन कवर करते थे हम लोग। वो सब खत्म हो गया, कोई पत्रकार से वो मिलते भी नहीं है स्वास्थ्य कारणों से। और तीसरा जो है, बिहार में जो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो बेसिकली यंग नेतृत्व है, लेकिन वो इतना स्कैंडलाइज्ड हो गया है कि आप जो जनरेशनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं उसमें वो फिट नहीं कर रहा है बिहार में। जो बिहार का जो ओल्ड नेतृत्व था बीजेपी का, सुशील मोदी, नंदकिशोर, प्रेम कुमार, ये सारे लोग जो थे, चाहे अश्विनी चौबे और शाहनवाज हुसैन, और ये सब जो नेतृत्व था, वो एजेड हो जाने के बावजूद भी उनमें क्षमता थी कि इलेक्शन कैंपेन को मोबिलाइज कर सके। जब बिहार में जो यंग नेतृत्व है बीजेपी का, वो कंप्लीट डिसअपॉइंटिंग है और वो टोटली स्कैंडलाइज्ड है। तो जो जनरेशन शिफ्ट जरूर हुए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा जो है आज तेजस्वी यादव को, आरजेडी को मिल सकता है, क्योंकि लालू यादव भी काफ़ी उनकी छवि ये थी, जंगल राज और करप्शन में था, तो तेजस्वी एक नई छवि के साथ आ सकते हैं। चिराग पासवान, वो जनरेशन जो शिफ्ट हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं। प्रशांत किशोर में वो एनर्जी दिखाई दे रही है, उसमें वो प्रॉमिस दिखाई दे रहा है। लेकिन जनरेशन शिफ्ट का लाभ जो है वो बीजेपी को नहीं मिल रहा है। बीजेपी को, हमको लगता है, उसका जो है डिसएडवांटेज मिल रहा है। और इसी डेस्परेशन के कारण आप जो आज जो तरह तरह के पिछले 1 महीने में जिस तरह के वोटर्स को प्रोमिसेस किए गए हैं, ऑफर्स दिए गए हैं, 10,000 करोड़ रुपए का केवल वीमेन वोटर्स को, मेरे अनुसार तो कंप्लीट ब्राइब है ये जान लीजिए। और दैट शोज की डेस्परेशन ऑफ एनडीए गवर्नमेंट। ये आज जो दिया जा रहा है, इसी को प्राइम मिनिस्टर एवरी कहते थे।
आप 10,000 करोड़ रुपया केवल विमेन वोटर में बांट रहे हैं। ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि 5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है और नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य में काफ़ी डिटोरेशन हुआ है और जेडीयू के अंदर जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उस सबका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए यू हैव ओनली वन थिंग कि वोटर्स को आप प्रलोभन दीजिए। नैरेटिव किसी के पास कोई नहीं है, नैरेटिव एनडीए के पास कुछ नहीं है, देयर इज नो नैरेटिव। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं कुल मिलाकर देखिएगा तो इलेक्शन काफ़ी ये चैलेंजिंग हो रहा है और डेफिनेटली ये जनरेशनल शिफ्ट की जो बात की जा रही है उसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। वो प्रशांत किशोर के कैंपेन में दिखाई दे रहा है। देगा। सही आपने कहा कि चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, एक नई पीढ़ी राजनीति में आ गई है। और चूंकि नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है कि उनका नेतृत्व लीडरशिप अच्छा था, लेकिन जो उनकी तबीयत है या फिर उम्र का तगाजा कहा जाए या फिर जिस तरीके से एक्टिविटी देखी गई है, विपक्ष ने मुद्दा बनाया था, जनता भी ये समझती है कि 5 साल के लिए अगर बिहार को बेहतर तरीके से चलाना है तो मजबूत हाथ तो कम से कम चाहिए। क्योंकि बीजेपी के पास नेता के चेहरा के तौर पर बिहार में कोई तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरे हैं। लेकिन सवाल नीतीश कुमार का हो जाता है, कितना भरोसा जनता इस बार करेगी? रुद्र जी, राजनीति में एक चीज बहुत मायने रखती है, नेता के जो मैं एग्जांपल दूंगा, मैं सर इसमें बीच में ऐड ऑन करता हूं, मैं उड़ीसा का एग्जांपल लूंगा। नवीन पटनायक मजबूत मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब तस्वीरें आई, हाथ कांपने लगे, उनके सपोर्ट करके जब मंचों पर आने लगे सपोर्ट लेकर, तब लोगों के मन में वो आया, देखिए परिवर्तन हो गया वहां पर। हाँ, मैं वही एग्जांपल देना चाह रहा था जो आप नवीन पटनायक जी का दे रहे हैं। लेकिन हाँ। नवीन पटनायक जी के साथ एक और बात थी कि वहाँ बीजेपी बहुत पहले से उनको रिप्लेस करने के लिए उस तैयारी में लगी हुई थी। यहाँ केवल नीतीश जी अकेले नहीं है, नीतीश जी के साथ बीजेपी भी है। तो अगर विपक्ष को इनको हराना है, और दूसरी जो मैं बात और कहना चाह रहा था कि नेता की एक छवि होती है, उसका एक चेहरा होता है। नीतीश जी बहुत प्रभावी नेता हैं और उनकी जो छवि है एक बहुत स्पष्टवादी नेता के तौर पर है और मतलब साफ सुथरे छवि वाले नेता के तौर पर गिनी जाती है। और कई बार ये चीज़ उल्टा असर करती है, कई बार लोग इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि इनका अंतिम चुनाव है, इन्होंने बहुत काम किया है, तो इस तरह का भी एक नैरेटिव बनता है। और ये देश की राजनीति में बहुत सारे ऐसे चुनाव आपने देखे होंगे कि बड़े बुजुर्ग लोग इस वजह से जीत जाते हैं कि जनता का एक उनके साथ लगाव होता है कि नहीं, अगर आखिरी चुनाव इनका है, इसके बाद नहीं होगा तो इनको इस तरह से वोट दिया जाए। लेकिन मैं बार बार जिस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अगर किसी सत्तारूढ़ पार्टी को हराना है आपको, तो उससे बेहतर आपके पास विकल्प होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि वहां पर कि नए जनरेशन की बात करते हैं, तो नए जनरेशन में तुरंत ये बात आ जाती है कि पूरी तरह से कांग्रेस और तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, दोनों लोग एक परिवारवादी चेहरे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देते हैं। चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की आप बात कर लीजिए तो राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, वहां वो लीड कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा जब आता है, जब परिवारवाद का मुद्दा आता है, तो ये भी एक निगेटिव नैरेटिव चला जाता है। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि जनता के बीच से निकले हुए, अगर हम प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर इस बात को इफेक्ट डालेंगे क्योंकि वो जनता के बीच से निकले हुए आदमी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव को आप क्या नई चीज उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या नया चीज उन्होंने किया? दूसरे पिछले 5 सालों में जनता के बीच बहुत कम दिखाई दिए हैं। जनता के मुद्दों पर ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव होकर के विपक्ष की वो राजनीति करते दिखाई दिए हैं। बीच बीच में आपने देखा होगा कि बहुत समय के लिए वो गायब हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति बात बन रही थी, तो इस पूरे चुनाव में वो पूरे इस स्थिति में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एक नेता के तौर पर अगर आपको सत्ता चाहिए और किसी सत्तारूढ़ पार्टी को हटाना है, तो उससे ज्यादा बेहतर आपको करते हुए दिखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी अभी समस्या जो आएगी कि जो कांग्रेस उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो सीटों का बंटवारा है। क्योंकि कांग्रेस का आप देखेंगे कि विनिंग जो रेशियो होता है बहुत कम हो जाता है। जब भी वो किसी क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो हमेशा आपने देखा होगा वो ज्यादा सीटों की मांग करती है नेशनल पार्टी होने के नाते, और वो उस तरह से सीटें जीत नहीं पाती है। तो जब जितनी सीटें अगर उसको दी जाती हैं, यार इनके गठबंधन में जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, इसी बात को लेकर तो माथापच्ची हो रही है। तो वो अगर सीटें बढ़ती हैं तो उनका नुकसान अलग से होता है। यही कहा गया कि अगर सरकार नहीं बन पाई तो कांग्रेस उसकी बड़ी सबसे बड़ी वजह थी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े। प्रशांत, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अमित इस बात का जवाब दीजिए, क्या पिछली बार की गलती को लेकर तेजस्वी यादव अलर्ट है, लालू प्रसाद यादव अलर्ट है इस बार? बिल्कुल अलर्ट पे है और यही बात कल तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेताओं को समझा दिया है। खुले तौर पे उन्होंने, जब कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां बैठी हुई थी महागठबंधन की, उस समय उन्होंने कांग्रेस को कहा कि भाई बड़ा दिल करना होगा और जो परफॉर्मेंस 2020 में और 24 में रही है
उसी के आधार पर हम फार्मूला तय करेंगे 2025 का। और ये भी उन्होंने कहा कि जब हम पीछे हट रहे हैं, और 2020 में ये भी बात दीपंकर भट्टाचार्य कह चुके हैं कई बार कि अगर 2020 के चुनाव में कांग्रेस को कम सीटें देकर अगर CPI-ML ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती तो फिर फिगर कुछ और होता और बिहार में सरकार महागठबंधन की होती। तो ये बात कांग्रेस समझ रही है भली भांति कि जो उनका स्ट्राइक रेट था वो बहुत कमज़ोर था। आप 70 सीटों में 19 सीटें आपने जीत हासिल की और अब भी आप 65 सीटें मांग रहे हैं, तो फिर आप जीतना चाहते हैं, जंग जीतना चाहते हैं या फिर केवल फॉलो करना चाहते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह भी कल कहा, जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई जंग जीतना है, बड़ी जंग है, NDA को अगर रोकना है उसके विजय रथ को, तो आपको ये भी तय करना होगा कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़के जीतना चाहते हैं। जिताऊ सीटों पर आप चुनाव लड़िए, ये नहीं कि आप वहां पर उम्मीदवार खड़े कर लीजिए और फिर वहां पर तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे आ जाइए, जिसका फायदा बाकी NDA उठा लेगी। तो कांग्रेस के लिए अब बड़ा समय है कि कांग्रेस अपनी इच्छा जो है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रकट करती है। क्योंकि देखिए दो दल राहुल गांधी यूपी में समाजवादी पार्टी एक बार कांग्रेस के साथ रही अमित, तो भी नुकसान झेलना पड़ा था उसको, और पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी थे तब भी नुकसान झेलना पड़ा था, तब भी अखिलेश ने ज्यादा सीटें देकर गलती की थी और तेजस्वी ने भी वही गलती दोहराई। क्या इस गलती से ये दल सीखने वाले हैं, बिहार में इसका असर पड़ने वाला है, या फिर यहां से कोई और तरीके से सीट बंटवारे को लेकर मंथन किया जाएगा? ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गया। प्रशांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या अपडेट है? दूसरा सवाल यह है कि अब तो भाई आखिरी दौर चल रहा है, 22 तारीख से पहले सरकार भी बनानी है, उसके पहले अब 28-30 दिन में चुनाव भी होने वाले, अगर आज से काउंट किया जाए आचार संहिता लागू हो जाएगी और 28 दिन का समय मिलेगा। लेकिन 8 तारीख को महामंथन होने वाला है, महाबैठक होने वाली है बीजेपी और NDA दलों की दिल्ली में। क्या रणनीतियां बन रही हैं? क्या कोई सुगबुगाहट अब तक सामने आई है? खबर यह भी अंदर खाने से कि कुछ बड़े चेहरों को बिहार में विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से आते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि चुनाव निर्वाचन आयोग 4 बजे विज्ञान भवन में PC करेगा। 4 बजे से PC की शुरुआत होगी और जाहिर है उसके बाद से साफ हो जाएगा कि कितने चरणों में ये इलेक्शन होने वाला है और किस तारीख को होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, महागठबंधन की बैठक 8 बजे होगी, सवेरे 11 बजे से होगी और जाहिर है जितने जो NDA के सहयोगी हैं, सभी दल के जो बड़े लीडर्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। और जाहिर है अब तक चूंकि क्लियर नाम नहीं हो पाए हैं, उस ऐसे में माना जा रहा है कि इस पे मुहर लगेगी। बहरहाल इस समय हम बता दें संजय कि आपको हम साकेत इलाके में हैं और जाहिर है दिल्ली के इस इलाके में जब आप रहते हैं तो बिहार का एक बड़ा बाहुल इलाका जो है इसको माना जाता है। बहुत सी सारी सीटों पे बिहार के यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो फर्क डालते हैं। तो जाहिर है दिल्ली से यहाँ से जब गूंज निकलती है तो बिहार तक जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए पहले इन लोगों के व्यूज हम जान लेते हैं, इन लोगों का मन जान लेते हैं हम कि आखिर ये लोग बिहार चुनाव को लेके क्या सोचते हैं, इलेक्शन में कब यहाँ से ये लोग जाएंगे, किसको वोट करेंगे, क्या इनके व्यूज हैं। आप एक सवाल मेरा लीजिएगा जरूर कि आप सवाल पूछते रहिए, लेकिन मेरा सवाल लीजिएगा कि छठ पे जब जाएंगे तो दोबारा जब चुनाव डालने की बारी आएगी तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये हर बार देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये आपसे पूछूंगा कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आप अपने बिहार को कैसे देखना चाहते हैं, क्या तरक्की हुई है, क्या अभी प्रोग्रेस में रुकावट है, कैसे आप इलेक्शन में इस बार वोटिंग करने वाले हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख के? सबसे पहले तो हम 2005 के पहले का बिहार नहीं देखना चाहते। नीतीश बाबू जब से आए हैं 2005 के बाद जो सुधार हुआ है बिहार में और जो काम हुआ है हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और पीछे देखिए, रोड, बिजली, सड़क, ये बेटियों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो सुविधा नीतीश कुमार जी ने दी है बिहार में, भगवान न करे कि कभी लालू का परिवार इस बिहार में आए फिर दोबारा। लेकिन 20 साल में रोजगार की तलाश में आप भी दिल्ली आए। देखिए, रोजगार की थोड़ी सी कमी जरूर रही है, तो कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाता है। थोड़ा 20 साल में नहीं हुआ तो अब थोड़ा समय तो लगता ही है और थोड़ा समय चाहिए उनको, होगा। ये इस बार मुद्दा सिर्फ यही। छठ में गांव जा रहे हैं इस बार? छठ में गांव जा रहे हैं। छठ के बाद दोबारा आके चुनाव में जाएंगे? चुनाव में जाएंगे पक्का चुनाव में जाएंगे, वोट करेंगे अपना। चलिए, वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, मुझे बताइए कि क्या करते हैं आप, काम क्या करते हैं यहाँ पे? तो काम में बढ़िया काम करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बार वोटिंग देने, अपना वोट देने बिहार जाएंगे? जाएंगे। क्या मुद्दे क्या होंगे आपके दिमाग में, क्या चल रहा है जिनको ध्यान में वोट करेंगे? मुद्दे हमारा ये चल रहा है कि बिहार में बहुत काम हुआ है, वहाँ पे आज तक
वो काम नहीं किया है आरजेडी सरकार ने। पहले तो वहां जाने से लोग थरथरा रहा था वहां पे, अब इतना काम हो गया कि अभी जाएंगे तो वहां देखेंगे कैसा काम हुआ है। 4 एयरपोर्ट बन गया है, रोड है, बिजली है, बसें है चल रही है वहां पे, मतलब सब कुछ बढ़िया हो गया है। बढ़िया है। दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप? दिल्ली में उससे पहले हम लोग आ गए थे। अच्छा हाँ। अच्छा, चलिए आप एक युवा हैं नए, आप वोटिंग करते हैं? जी वोटिंग करते हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 20 साल उम्र हो गई है। तो आप पहली बार बिहार में तो वोट करेंगे ना अब तो? मेरा तो ऐसे तो दिल्ली में वोटिंग है, लेकिन मैं समर्थक हूँ बिहार में एनडीए सरकार का। अच्छा, आप समर्थक ही हैं। तो समर्थक ऐसा मतलब इसी उम्र में आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है कि एनडीए का ही समर्थन? बहुत सी विकास की योजनाओं पे काम कर रही है एनडीए सरकार, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, या अभी मेट्रो का जो अभी उद्घाटन हुआ है, और इसके बाद नई नई ट्रेनें चली है। फिर 20 साल के हैं, मुझे एक चीज समझाइए कि दिल्ली में आप वोटर हैं, हो कह रहे हैं बात, बिहार के क्यों नहीं बनते जब आज आप पैदा ही वहां पे हुए तो? नहीं, हम लोग काफी समय पहले से दिल्ली में रह रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ के वोटर हो गए हैं। लेकिन हमारे जो दादाजी हैं या पिताजी हैं जो बिहार के। ठीक है प्रशांत, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ और देने नवीन जी से ये सवाल लेते हैं। नवीन जी, 20 साल का वक्त, एक पीढ़ी यंग हो गई, दूसरी पीढ़ी अब रिटायरमेंट की तरफ जा रही है। कितना चाहिए अभी वक्त? जो लोग कह रहे हैं कि भाई और समय चाहिए वहां पर रोजगार बेहतर करने के लिए। मैं अभी पिछले दिनों बिहार के कई दौरे पर था, देखा जब यूपी से आप क्रॉस करते हैं सड़क मार्ग से, बक्सर जैसे ही आता है और यहां से देवरिया और इन सबों का इलाका खत्म होता है, वो समझ में आ जाता है कि दोनों राज्यों में फर्क आखिर कितना है, सड़कों से, वहां के रहन सहन और विकास की तस्वीरों को देखकर। ये कब परिवर्तित होगा? जब 20 साल में कुछ नहीं हो पाया या फिर यह परिवर्तन उतना साफ नहीं दिखा, तो फिर आने वाले वक्त में कितना समय और दिया जाए? देखिए, पिछले 20 सालों में बिहार में डेफिनेटली बहुत काम हुए हैं। इसमें हर आदमी को, चाहे वो कितना भी क्रिटिक हो नीतीश कुमार का, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को ही नहीं बदला, बिहार में ग्राउंड लेवल पर नीतीश कुमार ने बहुत काम किए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका सवाल है कि 20 साल कितना और समय चाहिए, अब लगता है कि नीतीश कुमार इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। नीतीश कुमार के पास अब समय नहीं है, एज नहीं है, हेल्थ नहीं उनके पास। और पिछले 5 सालों में बिहार में चूंकि नीतीश कुमार का हेल्थ कमज़ोर हुआ और उनकी पार्टी कमज़ोर हुई साथ साथ, तो नीतीश कुमार का ग्रिप एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लीटली ख़त्म हो गया। बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़े और बिहार में जिस तरीके से करप्शन बढ़ा है, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, हमको लगता है कि बिहार में इंडिया में सबसे अधिक है। पिछले 35 सालों से हम बिहार को कवर कर रहे हैं और बिहार का बच्चा जानता है कि कौन सा ब्यूरोक्रेट के पास कितने हजारों करोड़ रुपये हैं। ये एक छवि बन गई है बिहार में जो कि पिछले 5 सालों में बनी है। और जो नीतीश कुमार के पॉजिटिव काम है उसको डेफिनेटली इस छवि ने धूमिल किया है। तो आपका जो कहना है कि कितने और साल लगेंगे, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के पास अब टाइम नहीं है। सरकार, अगर नीतीश कुमार जीत भी जाते हैं तो नीतीश कुमार इस पोजीशन में नहीं है कि वो बिहार को अब एक ऐसे मुकाम पर ले जा सकते हैं कि हर लोगों को जॉब मिले और बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए। वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। वो अगर हमसे आप पूछिएगा वो होप कहाँ दिखाई दे रहा है, तो वो होप दिखाई देता है प्रशांत किशोर में, लेकिन उनकी पार्टी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो बिहार को चेंज कर पाए। क्योंकि बिहार में जिस तरह की राजनीति होते रही है, संजय जी आप भी जानते हैं, कास्ट और ये रिलीजन की राजनीति, इसमें बिहार पिसता चला गया है। आई थिंक बिहार को एक नए लीडर की तलाश है और हमको लगता है सुनर लीडर जो है, सुनर और लेटर, ये हर जगह दिखाई देता है कि एक नया लीडर आएगा नई सोच के साथ, वही बिहार को बदल पाएगा। अभी जो एग्जिस्टिंग जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हमको उनसे कोई होप नहीं दिखा है। आप इंडिकेट करें प्रशांत किशोर, लेकिन नई पार्टी को लेकर है, बिल्कुल सही है। मैं ग्राउंड पर एक बार समझ लेता हूं। अमित, जरा ये बताइए, प्रशांत किशोर फैक्टर कितना काम करने वाला है? ठीक है, उन्होंने 3 साल से लगातार बिहार को मथा है, घुमा है, कई बार डंडे भी खाए हैं। उसके बाद अब आरोप जो लगा रहे हैं, मुझे दिल्ली की राजनीति याद आती है कि जब अरविंद केजरीवाल नए थे, इसी तरीके से वो जोश दिखाई देता था, आरोप लगाते थे। और वो आरोप इस बार कई नेताओं को परेशान भी कर रहे हैं, चुप्पी साधे हैं कि भाई हवा निकल जाए। तो प्रशांत किशोर फैक्टर कैसा इस वक्त प्रभाव डाल सकता है?
देखिए संजय, प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल में बहुत अंतर है और वहाँ की परिस्थितियाँ, दिल्ली की परिस्थितियाँ और बिहार की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। अभी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सही उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ भी हो जाए, कितना भी नीतीश कुमार के आप खिलाफ हो जाएं, आप विपक्ष में बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो भी नीतीश कुमार के काम की तारीफ करता है, भले वो दबे जुबानों में करता है। तो ये बात तो समझना होगा कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो काम किया है, आखिर यही कारण है कि नीतीश कुमार के साथ कभी तेजस्वी यादव दो बार उनके साथ आए, दो बार उनके साथ रहे। भले ही 17 महीने में वो अपने विकास की बात, अपने योजनाओं की बात या अपने कार्यों की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से इतर पिछले 2 दशकों में कोई भी इससे अछूता नहीं रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, यानी नीतीश कुमार की बैसाखी के साथ बीजेपी भी रही है और आरजेडी भी रही है। तो ये बात तो सही है, लेकिन अब बात प्रशांत किशोर की करें। प्रशांत किशोर 2 सालों से घूम रहे हैं। ये पहला मौका है जब प्रशांत किशोर को लोग एडमिट करने लगे हैं, प्रशांत किशोर को लोग रिकॉग्नाइज किए हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार अपने बी टीम वाली दाग को धोने की कोशिश की है। बीजेपी की बी टीम कहे जाते रहे और पहली बार प्रशांत किशोर ने एनडीए के नेताओं के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनके खिलाफ खुलासे किए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ आरोप लगाए गए और भ्रष्टाचार के आरोप लगे नीतीश कुमार के बाएं और दाएं बैठने वाले अशोक चौधरी के खिलाफ। तब लोगों को ये जहन में आने लगा कि प्रशांत किशोर वैसे मुद्दे उठा रहे हैं जिन मुद्दों को तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए था, वो मुद्दे अब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं और जिसका सीधा सरोकार आम पब्लिक से है। यानी आप अगर सेक्रेटेरिएट जाते हैं, आप अगर कलेक्ट्रेट जाते हैं, आप अगर किसी छोटे जगह पे आवासीय बनाना जानते हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार की वहाँ पे आपको रकम चुकानी होती है। तो ये बात जरूर है कि जो प्रशांत किशोर है वो जमीनी तौर पर अब लोगों के जहन में एक जगह बनाने लगे हैं कि क्या वो कोई एक विकल्प दिखाई दे रहा है जो भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम लोगों की बातें कर रहा है और वो बीजेपी और एनडीए के नेताओं को चैलेंज कर रहा है, उनका खुलासे कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है संजय कि प्रशांत किशोर विकल्प हो सकते हैं, एक बड़े विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में केवल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीती जाती। अगर बिहार में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव जीती जाती होती तो फिर प्रशांत किशोर का सहारा लेकर नीतीश कुमार को 2015 में लालू का साथ नहीं लेना पड़ता। यह कतई नहीं हो सकता था। जो नीतीश कुमार ने 2005 और 10 में एक शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है 2010 में, उसके बाद 2015 में वो फिर लालू यादव के साथ आके महागठबंधन की सरकार को लेकर चले और वहां यही प्रशांत किशोर जो उनके बाएं और दाएं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आज वही प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के साथ 2015 में बड़े रणनीतिकार साथ में चलते थे। बिल्कुल सही आपने कहा। तब ये कहा गया था। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। रुद्रदी, ब्रेक पर जाना, एक छोटा सा इस पर जवाब दीजिए। पीके फैक्टर वाकई में आपको लगता है कि एक अलग प्रभाव डालेगा? चूंकि ये सच्चाई है, अगर पिछले 15-20 साल की राजनीति में देखें तो लालू प्रसाद यादव का वोट घटा नहीं है, भले से उस सरकार में नहीं आए, लेकिन उतना वोट परसेंट मिलता रहा वो जातियों के नाम पर और धर्म के नाम पर। लेकिन पीके के आने के बाद क्या वाकई में लोगों को लगता है कि इस दीवार को, इन चीजों को तोड़ने की आवश्यकता है? असर डालेंगे, वोट आएगा, कुछ सीटें निकलेंगी, या फिर अभी बहुत इंतजार है? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को विश्वास बनाने में टाइम लगता है कि क्या इस चुनाव के बाद वो यहाँ रहेंगे भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे नेता जो होते हैं जीतने तक का इंतजार करते हैं, जीतने के बाद वो वहाँ रहते हैं, अगर हार होती है तो चले जाते हैं। दूसरी क्या चीज़ें हैं कि ज़मीन पर और मीडिया दोनों में बहुत जमीन आसमान का फ़र्क है। और ख़ास करके उन राज्यों की जब हम बात करते हैं कि जहां जाति फैक्टर और क्षेत्र का जो फैक्टर है बहुत तेज़ी से काम करता है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि किसको नहीं पता है कि बिहार का पलायन क्यों हो रहा है? सबको पता है, लेकिन उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इस मुद्दे पर, जैसे अभी उन्होंने बताया आपके संवाददाता ने, कि वहाँ उस फैक्टर पर वोट नहीं पड़ते हैं। केवल विकास मुद्दा नहीं होता, जब जाति और क्षेत्र की बात आ जाती है तो ज़्यादा हावी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर जी, एक तो देखिए उनके साथ एक नई समस्या है, और यही कारण है कि जब अभी वोट यानी टिकट बंटवारे की बात आएगी तो भी ये फैक्टर, पार्टियां कितनों मजबूत पार्टियां, कितने भी फेयर चुनाव और राजनीति की बात करती है, लेकिन वो भी देखते हैं कि जाति फैक्टर काम करेगा कि नहीं पड़ेगा, प्रभाव कितना है, विनिंग फैक्टर है कि नहीं है, इस जाति से इतने मंत्री बनाने हैं, इस जाति से नहीं बनाने हैं। ये चीजें, सच्चाई सामने आ जाती। ठीक है सर, आप लोग हमारे साथ बने रहिए सभी लोग, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी मंथन जारी रहेगा बिहार की राजनीति को लेकर। 4 बजे का इंतजार है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तारीखों का ऐलान होने वाला है। कितने चरण में चुनाव होंगे और कितने जो है कि तैयारियों के साथ होने वाले हैं, बिल्कुल बातें साफ हो जाएंगी। हमें संकल्प लेना है,
बनाएंगे नया बिहार। फिर एक बार एनडीए